नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डेली मॉक टेस्ट के अंतर्गत आज भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं। तो आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? और ये बात हो रही है प्राचीन भारतीय इतिहास की। देखिए, प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, वो एक पहला शासक था, ऐसा प्रथम शासक था जिसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। और इसी क्रम में उसने उड़ीसा, बिहार, बंगाल, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि को अपने साम्राज्य में शामिल किया। यानी मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीतने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस बार शायद हमें याद आ रहा है ये यूपी पीसीएस परीक्षा में आया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये भारत सरकार द्वारा गांवों के त्वरित विकास हेतु स्थापित किया गया था और यह संस्थान आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राजधानी हैदराबाद में स्थित था। ठीक है, अब तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की अमरावती हो गई है। ओके, लेकिन ये हैदराबाद में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए, विश्व कृषि और खाद्य संगठन ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1946 को हुई थी, यानी ऑप्शन डी सही होगा। 16 अक्टूबर 1946। इस संस्थान का जो प्रमुख कार्य है वो है खाद्य और कृषि संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करना, उनका प्रसार करना और विश्लेषण करना। इस संगठन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर इटली के रोम में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना, जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की बेहतरीन पीडीएफ नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। उसके लिए आपको 9451900992 पर संपर्क करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम भी नंबर है और कॉल करके भी इससे संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नोट्स बहुत ही बेहतरीन है, खासकर जो लोग लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हों, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, आरओ, एआरओ और बीईओ, इन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। निश्चित रूप से आपको 100% सफलता दिलाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। इस मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों ने कराया था और अगर आपको याद होगा तो पांड्य की राजधानी ही मदुरा थी। मदुरा को ही मदुरई कहा जाता है, वहीं पर मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला है, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? देखिए, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूअर। सूअर का पाचन संस्थान ऐसा होता है जिससे वह रेशेदार भोजन को नहीं पचा पाता है। और इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? इसका सबसे प्रमुख कारण है कि सूअर का जो पाचन संस्थान होता है उसमें जो सेलुलोज का पाचन करने वाला सीकम होता है उसकी अनुपस्थिति होती है। सेलुलोज का पाचन करने वाले सीकम की अनुपस्थिति के कारण ही सूअर रेशेदार भोजन को नहीं पचा पाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही है, बाकी तीनों आसानी से पचा लेते हैं। अगला है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में दो प्रमुख स्वर्ण उत्पादक केंद्र हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। पहला तो है कालगुरली और दूसरा है कूलगार्डी। कालगुरली और कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध सोना उत्पादक केंद्र हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन चंदेल शासक है जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ये भी अच्छा प्रश्न है। कौन सा चंदेल शासक है जो महमूद गजनवी से कभी भी पराजित नहीं हुआ? देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विद्याधर। देखिए, विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसको महमूद गजनवी ने पराजित नहीं किया था और वो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। हालांकि दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें परिणाम तो कुछ नहीं निकल सका था, लेकिन दोनों अपने अपने रास्ते से भाग गए थे रात में ही और वो उसको पराजित नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, डेटम रेखा क्या है?
डेटम रेखा इंपॉर्टेंट है। डेटम रेखा क्या है? देखिए, डेटम रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसके सापेक्ष ऊंचाई पर जाते हुए किसी वस्तु की ऊंचाई या गहराई नापी जाती है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसी को डेटम लाइन या डेटम रेखा के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला है स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको हम लोग कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। ऑप्शन बी सही होगा। जिसमें 120 क्या है? 120 सिस्टोलिक दबाव है, अर्थात जब हृदय की संकुचन अवस्था होती है, ठीक है। तथा 80 क्या है? 80 डायस्टोलिक दबाव है, यानी जब हृदय शिथिलावस्था में रहता है। ओके, तो 120/80 जिसका बीपी होता है उसी को सामान्य माना जाता है, उससे ज़्यादा पर हाई और उससे कम पर लो बीपी माना जाता है। अगला है उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? उद्योगों का विकास, देखिए जब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई 1951 से, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 51 से 56 तक, उसमें कृषि को प्रबल दिया गया। कृषि का उसमें मेन एजेंडा तय किया गया कि कृषि का विकास करना है और अपेक्षाकृत परिणाम भी मिले। और उसके बाद जब दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 56 से 61 तक, तो कृषि को चूँकि बढ़ावा दिया जा चुका था, तो अब बात हुई कि कृषि को और भी मजबूत करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी उद्योग होंगे तो कृषि का परिणाम हमको और भी अच्छे से मिलेगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति बनाई गई थी, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान के काबुल में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार का गठन किया था और इसको जर्मनी ने अपनी मान्यता भी प्रदान की थी, ठीक है। इस जो सरकार बनी थी उसमें राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया था, प्रधानमंत्री बरकतुल्ला को बनाया गया था और गृह मंत्री ओबेदुल्ला को बनाया गया था। अगला है निम्न में से कौन स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? स्वराज्य दल की स्थापना 1923 में पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी और उनके साथ साथ इस दल में आयंगर शामिल थे, विट्ठल भाई पटेल शामिल थे, ये सभी शामिल थे, लेकिन राजगोपालाचारी इसमें नहीं शामिल थे। उन्होंने इस दल के गठन का विरोध किया था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 267 है, अनुच्छेद 267 है, ये संसद व राज्य के विधानमंडल को एक आकस्मिक निधि को गठित करने की अनुमति या शक्ति प्रदान करता है। और ये जो निधि होती है ये कार्यपालिका के व्यय के अधीन है। इसमें से धन का व्यय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बाद ही कर सकता है। याद रखिएगा, जब तक संसद स्वीकृति नहीं देती तब तक राष्ट्रपति इसको व्यय नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति को अगर आकस्मिकता निधि से कोई भी धन या कोई भी पैसा निकालना है तो उसको पहले संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। अगला है नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका है? नेहरू राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता थे अबुल कलाम आज़ाद, और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में ही नेहरू राष्ट्रभक्त हैं और जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ इस बात को कहा भी था और स्पष्ट भी किया था। अगला है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान का निर्माण हुआ था तो तमाम समितियां बनाई गई थी, उसमें एक बहुत ही प्रमुख समिति थी झंडा समिति, और इसका अध्यक्ष झंडा समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन बी सही है। जबकि इसके अस्थायी अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन बी सही होगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला है इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी या इसी को अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1790 में। 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने सर्वप्रथम इसे 10 वर्षों के लिए लागू किया, लेकिन 1793 में इसे अस्थाई कर दिया गया। इस व्यवस्था में क्या था? इस व्यवस्था में जो भूमि का मालिक था वो जमींदारों को माना गया था, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद।